Hello and welcome to SPM IS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 31st May 2022. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can also join our WhatsApp group through the link given in the description section for more study materials. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first article is about securing Aadhaar data. And this topic is important from our syllabus GS paper 2 गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू. सो आधार कार्ड क्या होता है, इसकी कुछ टेक्निकल डिटेल समझते हैं. ये तो आप सब जानते ही हैं कि इट इज़ ए 12 डिजिट यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर दैट इज़ प्रोवाइडेड टू ऑल रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया. माइंड इट इज़ नॉट प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप, इट इज़ प्रूफ ऑफ रेजिडेंटशिप कि आप कहाँ रहते हैं और वो आपका बस रेजिडेंट प्रूफ की तरह ये माना जाएगा. दिस Aadhaar is regulated and under UIDAI Act. UIDAI का फुल फॉर्म है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट. तो आधार को इसी कानून के अंतर्गत, ये जो कानून 2016 में लाया गया था, इसी कानून के अंतर्गत आधार को रेगुलेट किया जाता है. और ये जो एजेंसी है, इस कानून जो बनाया गया था 2016 में UIDAI एक्ट, इस कानून के अंतर्गत एक एजेंसी भी बनाई गई UIDAI जो आधार को रेगुलेट करता है. तो देखिए, आधार कार्ड तो 2016 से पहले भी बन रहे थे, लेकिन उसके लिए कोई कानून नहीं था. तो आधार कार्ड को एक स्टैट्यूटरी बैकिंग देने के लिए 2016 में एक कानून बनाया गया. एज ए सेड, इट इज़ प्रूफ ऑफ रेजिडेंटशिप, प्रूफ गिवन बाय रेजिडेंट्स ऑफ देयर रेजिडेंस इज जनरली नॉट वेरीफाइड. आप जाकर के अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल जमा कर देते हैं या कोई भी और ड्राइविंग लाइसेंस जमा कर देते हैं और उसके बेसिस पे आपका आधार कार्ड बन जाता है, विच एक्ट्स एज ए प्रूफ ऑफ रेजिडेंटशिप. अभी 2016 में जो आधार एक्ट लाया गया था उसके बारे में थोड़ा बहुत मैं आपको बता देता हूँ. देखिए, भारत सरकार ने 2016 में कानून लाया. उसका तो काफ़ी डिटेल में नाम था, लेकिन शॉर्ट में आप उसको आधार एक्ट लिख सकते हैं, जिसके कुछ और जिसको बुलाया गया था ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ इकोनॉमिक सर्वे 2014-15. क्योंकि आधार कार्ड तो उसके पहले से भी बनाए जा रहे हैं, 2011-12 से ही बनाए जा रहे हैं. लेकिन फिर इकोनॉमिक सर्वे ने 2014-15 में प्रपोज किया कि अगर आधार के लिए एक प्रॉपर कानून बना दिया जाए, देन देयर विल बी लेस एम्बिग्विटी, मोर क्लैरिफिकेशन. और फिर इस इकोनॉमिक सर्वे के रिकमेंडेशन के बाद आधार एक्ट लाया गया 2016 में. लेकिन आधार एक्ट को लेकर के कई सारे इश्यूज़ थे, डिस्प्यूट्स थे, जो सुप्रीम कोर्ट में रेज किए गए और सुप्रीम कोर्ट ने इस पे एक एक करके फिर अपना जजमेंट सुनाया. सबसे पहला तो क्वेश्चन था रिगार्डिंग वायलेशन ऑफ राइट टू प्राइवेसी बिकॉज ऑफ आधार. क्योंकि राइट टू प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट एज पर द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इन 2017 नोन एज पुट्टा स्वामी केस. तो माना जा रहा है कि आधार कार्ड को बनवाने के लिए, देखिए, आपको अपने कई सारे बायोमेट्रिक डिटेल्स देने होते हैं, जैसे आइरिस स्कैन या थंब इम्प्रेशन. सो देयर इज़ ऑलवेज अ चांस ऑफ लीकेज ऑफ दिस डाटा. और अगर ये डाटा लीक होता है तो दैट वुड बी कंसिडर्ड एज ब्रीच ऑफ प्राइवेसी. तो इस बेसिस पे आधार को चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में कि आधार कार्ड बनाना इज वाइल और मे लीड टू वायलेशन ऑफ आवर फंडामेंटल राइट्स. भारत सरकार का क्या रिस्पॉन्स था सुप्रीम कोर्ट में इस आर्गुमेंट के अगेंस्ट? भारत सरकार ने कहा कि डाटा विल बी स्टोर्ड इन ए सिक्योर्ड सिस्टम एंड विल बी एसेस्ड ओनली बाय दोज पीपल हु आर ऑथोराइज्ड टू डू इट. फॉर एग्जांपल, दिस डाटा ऑफ आधार विल बी एसेस्ड ओनली बाय ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल ऑफिसर और अबोव, एंड दैट टू ओनली ऑन डायरेक्शन ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और अबोव. तो इस हिसाब से डाटा सेफ है. तो ये दोनों साइड के आर्गुमेंट सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है, आधार कार्ड को हम फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21 राइट टू प्राइवेसी के वायलेशन की तरह नहीं देखते हैं. येट सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टेड द गवर्नमेंट टू नॉट मेक आधार कंपल्सरी फॉर सिटीजन्स. वही सारे लोग जो आधार कार्ड बनवाना चाहते हैं उनका आधार कार्ड बनाया जाए. इसको कंपलसरी के तौर पे प्रोविज़न नहीं बनाया जा सकता कि आपको आधार कार्ड तो बनाना ही है. दिस वाज सुप्रीम कोर्ट से स्टेटमेंट इन द केस अगेंस्ट आधार इन 2018. दूसरा क्वेश्चन था आधार को लेकर के कि आधार कार्ड में लीड टू डिनायल ऑफ वेलफेयर स्कीम्स, इट में लीड टू सेग्रीगेशन ऑफ सिटीजन्स. वो सिटीजन्स जिनके पास आधार कार्ड है उनको वेलफेयर स्कीम्स के फ़ायदे मिलेंगे, वो जिनके पास नहीं है उनको वेलफेयर स्कीम्स से डिनाई कर दिया जाएगा. क्योंकि भारत सरकार कई सारे ऐसे स्कीम्स हैं जो
आधार कार्ड के बेसिस पे इम्प्लीमेंट कर रही है। डीबीटी आपने सुन रखा हो, कई सारे डीबीटी स्कीम्स जो हैं वो जैम ट्रिनिटी के बेसिस पे इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, जनधन अकाउंट, आधार एंड मोबाइल। तो फिर इस पे भी सवाल उठाया गया सुप्रीम कोर्ट में कि सर अगर आधार बनवाना मैंडेटरी नहीं है सिटीजन्स के लिए, तो कई सारे ऐसे सिटीजन्स जो आधार कार्ड नहीं बनवाएंगे, दे विल बी लेफ्ट आउट फ्रॉम द वेलफेयर स्कीम्स ब्रॉट बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया था सरकार को कि वेलफेयर स्कीम्स विल बी इम्प्लीमेंटेड थ्रू आधार। ठीक है, आप वेलफेयर स्कीम्स को आधार के थ्रू इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जैसे मिड डे मील स्कीम वगैरह, बट नो सर्विस और बेनिफिट ऑफ एनी स्कीम शैल बी डिनाइड जस्ट फॉर लैक ऑफ आधार। तो किसी के पास आधार कार्ड नहीं है तो उसके बेसिस पे आप उसको सर्विस, जो वेलफेयर स्कीम्स के बेनिफिट्स हैं, वो डिनाई नहीं कर सकते। तीसरा जो आधार एक्ट को लेकर के आर्गुमेंट उठा था सुप्रीम कोर्ट में, वो था कि जिस तरीके से आधार एक्ट पास किया गया था, आधार एक्ट वाज पास्ड एज ए मनी बिल, और इस पे साफ साफ माना जा रहा था कि ये इसको मनी बिल की तरह इसलिए रखा गया है ताकि राज्यसभा को बाईपास किया जा सके। उस टाइम में जो हमारी मौजूदा सरकार है उसके पास राज्यसभा में मेजॉरिटी नहीं थी। अब तो उनके पास राज्यसभा और लोकसभा दोनों में मेजॉरिटी है, लेकिन उस टाइम में राज्यसभा में मेजॉरिटी नहीं थी। आधार एक्ट को, आधार बिल को रखा गया इन लोकसभा एज ए मनी बिल। और मनी बिल आपको पता है कि कौन सा बिल मनी बिल होगा या ऑर्डिनरी बिल होगा, उसका सर्टिफिकेशन स्पीकर करते हैं। तो उन्होंने आधार एक्ट को, आधार बिल को मनी बिल की तरह सर्टिफाई किया। इस पर भी क्वेश्चन रेज किया गया सुप्रीम कोर्ट में कि ये जो मनी बिल की तरह सर्टिफाई किया गया है, दैट इज़ क्वेश्चनेबल एंड इट मस्ट बी रिव्यूड। सुप्रीम कोर्ट ने उसमें कहा कि वैसे तो वो स्पीकर के डिसीजन को रिव्यू कर सकते हैं कि एक पर्टिकुलर बिल को उन्होंने मनी बिल या ऑर्डिनरी बिल की तरह कैसे सर्टिफाई किया, बिकॉज जुडिशियल रिव्यू इज़ वन ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम रिव्यू कर सकते हैं, लेकिन इस पर्टिकुलर केस में रिव्यू करने की ज़रूरत नहीं है। तो चूँकि आधार से रिलेटेड बात चल रही है, तो मैंने आपको बता दिया कि आधार है क्या, प्रूफ ऑफ रेजिडेंटशिप एंड 12 डिजिट नंबर, और उसके अलावा आधार को भी स्टैट्यूटरी बैकिंग में मिल गई है 2016 से, और उस कानून को लेकर के कई सारे डिस्प्यूट्स थे। राइट टू प्राइवेसी को वायलेट करता है, वेलफेयर स्कीम्स में डिनाइल की तरह देखा जा सकता है, मनी बिल की तरह रखा गया था। ये सारे डिस्प्यूट्स पे सुप्रीम कोर्ट का ओपिनियन भी मैंने आपको बता दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा प्राइवेसी का ब्रीच नहीं करता है, वेलफेयर स्कीम्स के लिए मैंडेटरी नहीं होना चाहिए, और हाँ, स्पीकर ने उसको सर्टिफाई किया एज मनी बिल, दैट इज़ ओके, जस्टिफाइबल। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था। अब करंट इशू देखते हैं आधार को लेकर के। कुछ दिनों पहले 27 मई को इनफैक्ट जो अथॉरिटी है जो आधार को रेगुलेट करती है, UIDAI, उन्होंने एक गाइडलाइंस रिलीज़ किया था फॉर जनरल पब्लिक, जहाँ पे उन्होंने अर्ज किया था लोग, जनरल पब्लिक को, नॉट टू शेयर फोटो कॉपीज ऑफ देयर आधार विथ एनी वन एज इट में बी मिसयूज। आप अपने आधार का फ़ोटो कॉपी किसी के साथ शेयर मत कीजिए, इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। उन्होंने ये भी कहा टू अवॉइड यूजिंग पब्लिक कंप्यूटर्स फॉर डाउनलोडिंग ई आधार, और अगर आप ऐसा करते हैं तो ये इंश्योर कीजिए कि आप उसको डाउनलोड करने के बाद, उसका प्रिंट लेने के बाद, उस पब्लिक कंप्यूटर से अपने आधार का ई कॉपी डिलीट कर दें। तो ये गाइडलाइंस आई UIDAI की तरफ से 27 मई को, लेकिन 29 मई को उन्होंने ये गाइडलाइंस को विड्रॉ कर लिया। और विड्रॉ करने के पीछे मुख्य कारण था कि कई सारे प्राइवेट एंटिटीज़ हैं या गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं जहाँ पे हर बात पे आजकल हम लोग आधार की कॉपी दे देते हैं। अब ये हर जगह पे जो आधार को एक प्रूफ की तरह एक्सेप्ट किया जाता है, ये हर जगह पे अब ये काम रुकने लगा था, क्योंकि लोग जो हैं वो UIDAI के इस गाइडलाइंस के हिसाब से अब आधार की कॉपी देने से मना कर रहे थे। सो नाउ प्राइवेट एंटिटीज़ हैड नो एनी अदर वे। फॉर एग्जांपल, आप कुछ भी खरीदने भी जाएं, मान लीजिए कोई सामान EMI पे आप खरीद रहे हैं, कुछ बेसिक आपसे आपकी आइडेंटिटी मांगता है, उसमें आप आधार दे देते हैं। तो नाउ डे टू डे एक्टिविटीज़ वे आर गेटिंग हैम्पर्ड। कई सारे जो प्राइवेट एंटिटीज़ हैं वो आपसे आधार की कॉपी लेते हैं। फॉर एग्जांपल, आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में ही चले जाएं, तो आपको कुछ बेसिक, अगर आप एप्लीकेशन लिखते हैं तो साथ में आप आधार की कॉपी लगा देते हैं। तो इस तरह के कई सारे काम रुकने लगे थे, और कई सारे फिर इस तरह की एम्बिग्विटीज़ आने लगी थी फिर, और कोई क्लैरिटी नहीं था कि कौन कौन से डाटा किन किन एजेंसीज़ को दिए जा सकते हैं आधार, किन किन को नहीं दिया जा सकता है। तो इन सब इश्यूज़ के कारण 29 मई को UIDAI ने आधार को लेकर के ये गाइडलाइंस विड्रॉ कर लिया, बिकॉज इट एक्सेप्टेड कि दिस पर्टिकुलर गाइडलाइन इज़ ओपन टू मिस इंटरप्रिटेशन। इसका कई सारा गलत मतलब ही निकाला जा सकता है। फिर इसके बाद UIDAI ने कहा कि आधार कार्ड होल्डर्स आर एडवाइज टू
एक्सरसाइज नॉर्मल प्रूडेंस इन यूजिंग एंड शेयरिंग UIDAI आधार नंबर्स। यानी कि ये गाइडलाइंस को विड्रॉ करने के बाद उन्होंने कहा कि भाई सोच समझ के, अगर सरल भाषा में कहें तो सोच समझ के, प्लीज़ एक्सरसाइज नॉर्मल प्रूडेंस वाइल यूजिंग योर आधार नंबर्स और आधार कॉपीज़। सोच समझ के किसी के साथ शेयर कीजिए, ऐसे ही किसी के साथ भी शेयर मत कीजिए इन ए केयरलेस मैनर। The next article is about Indus Water Treaty, and this topic is important from our syllabus GS paper 2 international relations point of view. Indus Water Treaty, ये है इंडस वाटर सिस्टम। आप देख सकते हैं इट इंक्लूड्स टोटल 6 रिवर्स, इंडस, झेलम, चेनाब, रावी, बियाज, सतलज। ये 6 नदियाँ मिल करके इंडस वाटर सिस्टम कही जाती हैं। और इंडस वाटर सिस्टम में जो भी नदियाँ, उनका पानी किस तरीके से भारत और पाकिस्तान आपस में शेयर करेंगे, इसको लेकर के दोनों ही देशों ने एक ट्रीटी साइन की थी 1960 में, जिसका नाम है इंडस वाटर ट्रीटी। इस ट्रीटी के हिसाब से जो ईस्टर्न रिवर्स हैं जैसे कि रावी, बियाज, सतलज, इट वाज एलोकेटेड टू इंडिया फॉर एक्सक्लूसिव यूज, कि ये इनका पूरा का पूरा वाटर जो है रावी, बियाज, सतलज का पूरा पानी इंडिया को बिलोंग करता है। जबकि वेस्टर्न रिवर जो हैं इंडस, झेलम एंड चेनाब, दे वेयर एलोकेटेड टू पाकिस्तान। लेकिन इन वेस्टर्न रिवर्स का लगभग 20% वाटर जो है वो इंडिया इस्तेमाल कर सकता है फॉर सम स्पेसिफिक पर्पसेज लाइक इरिगेशन, पावर जनरेशन एंड ट्रांसपोर्ट। तो मुद्दा ये है कि ये जो 3 नदियाँ हैं रावी, बियाज, सतलज, ये पूरी तरह से भारत के लिए, बाकी जो 3 नदियाँ हैं इंडस, झेलम, चेनाब, ये पाकिस्तान के लिए हैं। लेकिन इसमें 20% तक वाटर का इस्तेमाल इंडिया कर सकता है। ये जो प्रोविज़न है, इट हैज़ लेड टू मैनी कन्फ्लिक्ट्स बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, डिस्प्यूट्स बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। होता क्या है कि इंडस वाटर ट्रीटी प्रोविजंस के हिसाब से अगर इंडिया कोई भी प्रोजेक्ट लेकर के आए इन वेस्टर्न रिवर्स के ऊपर, झेलम पे, चेनाब पे या इंडस पे, अगर इंडिया कोई भी प्रोजेक्ट लेकर के आता है, क्योंकि इंडिया को अलाउ है 20% वाटर इस्तेमाल करना, पाकिस्तान उस पर क्वेश्चन रेज कर देता है, ऑब्जेक्शन रेज कर देता है कि ये जो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है इट इज़ नॉट एज पर प्रोविजन ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी। फॉर एग्जांपल, अब देखिए, वैसे तो ऐसे कई सारे प्रोजेक्ट हैं, रातले डैम या फिर किशन गंगा प्रोजेक्ट, रन और रिवर प्रोजेक्ट, या फिर बगलिहार डैम, ये सब पे पाकिस्तान ने ऑब्जेक्शंस रेज किए हैं। फॉर एग्जांपल रातले डैम इंडिया बना रहा है ऑन चेनाब रिवर, लेकिन पाकिस्तान ने उस पर ऑब्जेक्शन खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि आप जो रातले डैम बना रहे हैं चेनाब नदी के ऊपर, इट इज़ वायलेटिंग और इट इज़ यूटिलाइजिंग मोर देन 20% वाटर, एंड दैट इज़ वाई इट इज़ वायलेटिंग द प्रोविजंस ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी, एंड बिकॉज ऑफ द ऑब्जेक्शंस रेज्ड बाय पाकिस्तान द प्रोजेक्ट हैज़ बीन डिलेड फॉर मैनी डिकेड्स। तो ये हैं 2 मुख्य प्रोविज़न इंडस वाटर ट्रीटी की। ईस्टर्न नदियां भारत के लिए, वेस्टर्न नदियां पाकिस्तान के लिए, लेकिन वेस्टर्न नदियों का कुछ हिस्सा भारत भी इस्तेमाल कर सकता है। तीसरा, एक और कमीशन बनाई गई, तीसरा प्रोविज़न, एक इंडस वाटर कमीशन बनाई गई है, जो एक परमानेंट बॉडी है जिसका काम होता है टाइम टू टाइम एक मीटिंग करना। इंडस वाटर कमीशन, दोनों ही साइड से, दोनों ही कंट्रीज से रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं इंडस वाटर कमीशन में, टाइम टू टाइम इनकी मीटिंग होती है, एंड दे डिसाइड हाउ टू रिजॉल्व एनी डिस्प्यूट इफ़ इट अराइजेज बिटवीन द 2 कंट्रीज़। और ये करंट न्यूज़ इसी से रिलेटेड है। इंडस वाटर कमीशन, मैंने आपको बताया, एक बॉडी है जो कोई भी डिस्प्यूट रिजॉल्व करता है। इंडस वाटर कमीशन का 117th एंड 118th राउंड ऑफ मीटिंग एक साथ कराया गया है। इसको एक्चुअली परमानेंट इंडस कमीशन कहते हैं, और इसका 117th एंड 118th राउंड ऑफ मीटिंग एक साथ कराया गया है। इस कारण से ये आर्टिकल मैं आपके लिए कवर कर रहा हूँ। यहाँ पे कुछ डाटा दे रखा है हमने, आप देख सकते हैं 1960 में जो ट्रीटी साइन की गई उसके हिसाब से जो ईस्टर्न नदियाँ हैं सतलज, बियाज, रावी, इसका 33 मिलियन एकड़ फीट जो एरिया है इट इज़ completely allocated for India for unrestricted use। लेकिन जो वेस्टर्न रिवर्स हैं इंडस, झेलम, चेनाब, इसका 135 मिलियन एकड़ फीट जो ओवरऑल रिवराइन सिस्टम है, इट्स वाटर इज़ एलोकेटेड लार्जली टू पाकिस्तान, इट्स नॉट कम्प्लीटली फॉर पाकिस्तान। इसमें इंडिया के लिए अनरिस्ट्रिक्टेड यूज है, इट इज़ लार्जली टू पाकिस्तान, लेकिन सम अमाउंट ऑफ वाटर कैन बी यूज्ड फॉर इंडिया ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल, ट्रीटी अलाउज इंडिया टू हैव हाइडल पावर प्रोजेक्ट, रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट ऑन वेस्टर्न रिवर सब्जेक्ट टू स्पेसिफिक क्राइटेरिया। अब ये स्पेसिफिक जो क्राइटेरिया जिसी को लेकर के पाकिस्तान ऑब्जेक्शन रेज खड़ा कर देता है बार बार कि आप इन क्राइटेरियाज को वायलेट कर रहे हैं। एज ए सेड, पाकिस्तान हैज़ राइट टू रेज कंसर्न्स ऑन डिज़ाइन ऑफ इंडियन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स ऑन वेस्टर्न रिवर्स, और इसी प्रोविजन का बार बार मिसयूज होता है। इस आर्टिकल के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट West Nile virus, and this topic is important from our syllabus GS paper 3 science and technology point of view, especially from health segment.
तो वेस्ट नाइल वायरस ये मॉस्क्यूटो बॉर्न डिजीज़ है। वेस्ट नाइल वायरस के कारण जो भी डिजीज़ होते हैं मॉस्क्यूटो बॉर्न डिजीज़ है। मॉस्क्यूटो बॉर्न डिजीज़ इसको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मॉस्क्यूटो जो हैं वो एक इन्फेक्टेड इंसान से दूसरे हेल्दी इंसान को भी इन्फेक्ट करते हैं। मतलब मॉस्क्यूटोज एक्ट एज ए कैरियर ऑफ दिस वेस्ट नाइल वायरस। ये जो वेस्ट नाइल वायरस है इट इज़ सिंगल स्ट्रैंड आरएनए वायरस। देखिए वायरसेस के अंदर का जो जेनेटिक कंपोनेंट होता है, वायरस के अंदर का जो जेनेटिक कंपोनेंट होता है आइदर वो सिंगल स्ट्रैंड वाला होगा तो उसको हम लोग कहते हैं आरएनए, या डबल स्ट्रैंड वाला ऐसे होगा उसको हम लोग कहते हैं डीएनए वायरस। तो वेस्ट नाइल वायरस इज सिंगल स्ट्रैंड आरएनए वायरस। कोरोना वायरस भी ऐसा ही है कुछ, आरएनए सिंगल स्ट्रैंड वायरस। ये जो वेस्ट नाइल वायरस है इसको एक पर्टिकुलर तरह का मॉस्क्यूटो, कूलेक्स मॉस्क्यूटो जो है इट एक्ट्स एज ए प्रिंसिपल वेक्टर फॉर ट्रांसमिशन। तो अलग अलग तरह के मॉस्क्यूटोज होते हैं, एडिस, एजिप्टीज एंड ऑल। तो उसमें से एक ये जो क्यूलेक्स मॉस्क्यूटो है इट मेनली एक्ट्स एज ए ट्रांसमीटर ऑफ व्हाइट नाइल वायरस। अभी व्हाइट नाइल वायरस के ट्रांसमिशन की बात की जाए कि कैसे वो ट्रांसमिट होता है, तो मुख्यतः क्या होता है कि कोई भी इन्फेक्टेड इंसान या जानवर या बर्ड्स जिनमें ये वायरस है ऑलरेडी, उसको अगर मच्छर काट लेता है, ये क्यूलेक्स मॉस्क्यूटो काट लेता है और फिर जाकर के वो किसी हेल्दी इंसान को भी काट लेता है, तो फिर वो हेल्दी इंसान भी बीमार पड़ सकता है। क्योंकि वो मच्छर जब हमें बाइट करता है, किसी ऐसे इंसान को बाइट करता है जिसके अंदर ये व्हाइट नाइल वायरस ऑलरेडी है, तो वहाँ से फिर वो मॉस्क्यूटो इस वायरस को कैरी करता है एंड इट में ट्रांसमिट द सेम वायरस टू सम हेल्दी इंडिविजुअल। उसके अलावा ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू भी व्हाइट नाइल वायरस ट्रांसमिट हो सकता है। इट कैन ट्रांसमिट फ्रॉम मदर टू चाइल्ड। उसके अलावा इट कैन ऑल्सो बी ट्रांसमिटेड इन अ लैबोरेटरी, जहाँ पे ये व्हाइट नाइल वायरस से इन्फेक्शन हुआ हो वहाँ पे भी ये हमें इन्फेक्ट कर सकता है। लेकिन नॉर्मली व्हाइट नाइल वायरस नॉर्मल ह्यूमन टू ह्यूमन कॉन्टैक्ट से नहीं फैलता है। जैसे कोरोना वायरस फैलता था सांस लेने से या ड्रॉपलेट से, वैसे नोजल ड्रॉपलेट से, वैसे व्हाइट नाइल वायरस नहीं फैलता है। सो टिल डेट देयर हैज़ बीन नो ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन ऑफ व्हाइट नाइल वायरस बिकॉज ऑफ कैजुअल कॉन्टैक्ट। मॉस्क्यूटोज की तरह होगा के थ्रू होगा लेकिन कैजुअल कॉन्टैक्ट में नहीं होगा। व्हाइट नाइल वायरस के अगर सिम्टम्स देखे जाए, इट लीड्स टू फीवर, स्वोलन लिम्फ ग्लैंड्स, नोसिया, वोमिटिंग, मसल एक्स, जॉइंट पेन, ये सब इसके सिम्टम्स हैं। 80% केसेस तो असिम्टोमेटिक रहता है, 20% केसेस में सिम्टम्स दिखते हैं। रेयरली इट कैन कॉज डेथ। डेथ जनरली होती नहीं लेकिन रेयरली इट कैन कॉज डेथ। ऑफकोर्स प्रिवेंशन का सिंपल सा तरीका है प्रोटेक्ट आवरसेल्फ फ्रॉम बाइट ऑफ मॉस्क्यूटो। क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग व्हाइट नाइल वायरस के बारे में? क्योंकि इंडिया के अंदर व्हाइट नाइल वायरस के केस से कारण एक इंसान की डेथ हो गई केरला में। किस कारण से? इससे रिलेटेड इंडियन एक्सप्रेस में आर्टिकल आया और फिर मैंने इसको कवर किया। ऐसे ही एग्जाम में भी वो सवाल पिक कर लेते हैं, जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आते हैं अखबारों में वहाँ से वो सवाल पिक करते हैं। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट Prime Minister Narendra Modi's gift to Quad leaders and this topic is important for our syllabus GS paper 1 culture point of view। आपको पता है हाल फिलहाल में टोक्यो जापान में क्वाड समिट कराई गई, जहाँ पे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बाकी 3 यूएस, ऑस्ट्रेलिया और जापान के लीडर्स के साथ उन्होंने मुलाकात की और वहाँ पे उन्होंने कुछ गिफ्ट्स दिए हैं इन तीनों हेड ऑफ द स्टेट्स को। यूएस, ऑस्ट्रेलिया और जापान के लीडर्स को उन्होंने कुछ गिफ्ट दिए हैं। ऐसे गिफ्ट्स दिए हैं जो इंडिया के कल्चरल हेरिटेज और आर्ट फॉर्म्स को रिफ्लेक्ट करता है। तो ये गिफ्ट्स इंपॉर्टेंट हो गए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हो सकता है आपसे प्रीलिम्स में या मेंस में सीधा सीधा पूछ ले, यूपीएससी पर्सपेक्टिव से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उन्होंने यूएस प्रेसिडेंट जो बिडेन को जो गिफ्ट दिया है वो है सांझी आर्ट, सांझी आर्ट फॉर्म। सांझी आर्ट में कैसा होता है कि इसमें कृष्णा, इट इज़ मेनली रिलेटेड टू कृष्णा, गॉड कृष्णा, और उनकी इमेजेस अलग अलग तरीके से सांझी आर्ट में बनाई जाती हैं। तो स्टेंसिल्स का इस्तेमाल किया जाता है। स्टेंसिल्स आई होप समझते होंगे आप, इस तरह का डिज़ाइन रहता है जिसके ऊपर फिर आप पेंटिंग चढ़ाते हैं। तो स्टेंसिल्स का इस्तेमाल करके एक पेपर के ऊपर सांझी आर्ट बनाया जाता है। फिर बाद में कभी कभार कैसा होता है कि सीजर से कटिंग भी की जाती है। जैसे ये जो इमेज आप देख रहे हैं इसमें तो कटिंग नहीं की गई है, लेकिन स्टेंसिल से ये इमेज बना करके हो सकता है कि ऐसे कटिंग भी की जाए। तो ये होता है सांझी आर्ट में। सांझी आर्ट हैज़ बिन पॉपुलराइज्ड सिंस 15th and 16th century बाय वैष्णवा टेम्पल्स। तो वैष्णवा टेम्पल्स में बाय ब्राह्मण प्रिस्ट सांझी आर्ट बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किया जाता रहा है। दूसरा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर एंथोनी एल्बनीज को गोंड आर्ट पेंटिंग गिफ्ट किया है। गोंड आर्ट
तो गोंड इज ए कम्युनिटी, इज ए ट्राइबल कम्युनिटी फ्रॉम मध्य प्रदेश। और गोंड कम्युनिटी का एक इम्पॉर्टेंट आर्ट है कुछ इस तरीके का, जिसको पॉपुलराइज किया है गोंड कम्युनिटी के पेंटर जानघर श्याम ने। 1970-80s में इन्होंने काफ़ी सारे इस तरह के पेंटिंग बनानी शुरू की ऑन द विलेज वॉल्स ऑफ पटानगर। तो गोंड आर्ट में होता क्या है कि पेंसिल से स्केच किए जाते हैं इस तरीके का। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ऑस्ट्रेलिया प्राइम मिनिस्टर एंथोनी अल्बनीज़ को दिया है, उसमें ये गिफ्ट किया गया है, ये इमेज को गिफ्ट किया गया है। इसको नाम दिया गया है द ट्री ऑफ लाइफ। इट इज़ एन इंट्रिकेट पैटर्न एंड लाइन्स दैट आर ट्रेडमार्क ऑफ गोंड आर्ट। तीसरा है रोगन पेंटिंग। रोगन पेंटिंग गिफ्ट किया गया है जापान के प्राइम मिनिस्टर को। तो जापान के प्राइम मिनिस्टर को इस तरह के कुछ वुडन बॉक्स गिफ्ट किया गया है। वुडन बॉक्स के ऊपर इस तरीके का ग्रीन कलर का एक क्लॉथ है। उस ग्रीन कलर के क्लॉथ पे एक पेंटिंग जो बनाई गई है वो है रोगन पेंटिंग। रोगन पेंटिंग इज़ प्राइमरीली प्रैक्टिस्ड इन कच्छ डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। रोगन एक्चुअली पर्सियन में होता है ऑयल या वार्निश। तो ऑयल पेंटिंग है ये। होता क्या है कि नॉर्मली बॉइल्ड ऑयल से या वेजिटेबल डाई से ये रोगन पेंटिंग की जाती है। ये रोगन पेंटिंग होता क्या, सिर्फ हाफ पार्ट पेंट किया जाता है। जैसे ये हाफ पार्ट पेंट किया जाएगा, फिर इसको फोल्ड कर दिया जाता है, तो दूसरे साइड में अपने आप पेंटिंग बन जाती है। तो सिमेट्रिकल इमेजेस बन जाते हैं। हाफ पार्ट को पेंट किया जाता है, फिर उसको फोल्ड करने से दूसरे साइड में अपने आप मिरर इमेज बन जाता है। और ये जो रोगन पेंटिंग है नॉर्मली गुजरात के कच्छ डिस्ट्रिक्ट में वहाँ के मेन प्रैक्टिस किया करते थे, लेकिन आजकल वीमेन आर ऑल्सो प्रैक्टिसिंग दिस रोगन पेंटिंग। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट ऑपरेशन रक्त चंदन एंड दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 एनवायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। रक्त चंदन अंग्रेजी में इसको कहते हैं रेड सैंडर्स। ये एक तरीके का ट्री है। लाल चंदन, रेड सैंडर्स एक तरीके का फ्लोरा स्पीसीज है जो ईस्टर्न घाट्स में, साउथ इंडिया के स्टेट आंध्र प्रदेश के ईस्टर्न घाट रीजन में मिलता है। इट फॉल्स अंडर इंडेंजर्ड लिस्ट ऑफ IUCN रेड डाटा बुक। इनफैक्ट इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्री इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑफ साउथ इंडिया। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट रीजन में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्री में गिना जाता है। और इसको साइट्स के अंतर्गत भी, साइट्स के बारे में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, फिर कभी रिवाइज करा दूंगा। ये इंटरनेशनल ट्रेड ऑन इंडेंजर्ड स्पीसीज पे रेगुलेशन लगाता है, ये साइट का जो इंटरनेशनल कन्वेंशन है। तो साइट्स में इसको अपेंडिक्स 2 में रखा गया, मतलब इसको प्रोटेक्शन दिया गया है अगेंस्ट इलीगल ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड। इसका जो कलर है या फिर इसका जो स्मेल है या थ्योरेपेटिक प्रॉपर्टी है, इसके कारण ये पूरे एशिया भर में, खासकर चाइना में बहुत ज़्यादा डिमांड में। कॉस्मेटिक्स के लिए इस्तेमाल होता है, मेडिसिनल पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होता है, हाई एंड फर्नीचर्स के लिए इस्तेमाल होता है। और इसका जो एक्सपोर्ट है लाल चंदन का, इस पे प्रोहिबिशन है, इस पे बैन है एज़ पर फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। तो इसको एक्सपोर्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी इसका खूब सारा एक्सपोर्ट होता है, स्मगलिंग होती है, इलीगल तरीके से इसकी कटिंग होती है और एक्सपोर्ट किया जाता है। आपने देख रखी होगी मूवी पुष्पा यही तो करता है, उसमें एक्सपोर्ट करता है लाल चंदन का। और लाल चंदन की लकड़ी का मतलब करोड़ों का कमाई, बहुत पैसा है इसमें। ठीक है, अब करने मत लग जाना इसको। तो वैसे भी यहाँ कैसे करोगे, असम में मिलता तो आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, तो अब करंट न्यूज़ ये है कि सिंस द लाल चंदन रेड सैंडर इट फेचेज हाई प्राइस इन इंटरनेशनल मार्केट, तो इस कारण से रेड सैंडर्स का बहुत ज़्यादा इलीगल स्मगलिंग होता है। तो इसी कारण से डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने एक ऑपरेशन चलाया जिसका नाम है ऑपरेशन रक्त चंदन, जिसका मेन पर्पस था स्मगलिंग ऑफ रेड सैंडर्स को रोकना। और हाल फिलहाल में न्यूज़ ये निकल के आई कि डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने ऑपरेशन रक्त चंदन के अंतर्गत लगभग 14.3 मेट्रिक टन्स ऑफ रेड सैंडर्स का जब्त किया है, जो लगभग 11.7 करोड़ वर्थ का है। लाल चंदन लगभग 5-6 साल पहले भी न्यूज़ में था। रेड सैंडर्स या लाल चंदन इसी स्मगलिंग के कारण पहले भी न्यूज़ में था, उस पर फिर मूवी भी बनी। तो हाल फिलहाल में फिर से न्यूज़ में है, फिर से ये ऑपरेशन रक्त चंदन चलाया गया तो फिर से न्यूज़ में। लाल चंदन जब 2016 में न्यूज़ में था तो उस टाइम में UPSC ने इस तरह का सवाल पूछा था अपने प्रीलिम्स में। प्लीज़ अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं। रिवर कालादान फ्लोज थ्रू इंडिया एंड बांग्लादेश, so the correct answer is India and Myanmar, I'm so sorry. Correct answer is 1 and 3, and Cox's Bazar is in Bangladesh, so the correct answer is option B. That's all from our side for today. Thanks for watching.